साल 1980 का दशक। पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील इलाकों में एक शख्स घूम रहा है। सिर पर टोपी, दाढ़ी, पठानी सूट और जुबान पर उर्दू। मस्जिदों में नमाज पढ़ता है, मदरसों में जाता है, आईएसआई के अफसरों से मिलता है, पाकिस्तानी सेना के ठिकानों के पास से गुजरता है। कोई उसे शक की नज़र से नहीं देखता, क्योंकि हर किसी को लगता है कि यह उन्हीं में से एक है। लेकिन यह शख्स पाकिस्तानी नहीं है, यह मुसलमान भी नहीं है। यह शख्स है केरल के एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार का लड़का, जो भारत की खुफिया एजेंसी आईबी का अफसर है। इसका नाम है अजीत कुमार डोभाल, और अगले 7 साल तक यह शख्स पाकिस्तान की ज़मीन पर दुश्मन की आंखों के सामने रहेगा। उनकी सबसे गहरी साजिशें सुनेगा, उनके सबसे बड़े राज चुराएगा, और उन्हें पता तक नहीं चलेगा। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच है। और इस सच को समझने के लिए हमें वहाँ जाना होगा जहाँ से अजीत डोभाल का सफ़र शुरू हुआ। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। पिता मेजर गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में थे। उनके घर में देशभक्ति हवा की तरह बहती थी। कोई सिखाता नहीं था, बस सांस के साथ अंदर आती थी। डोभाल वो बचपन से ही तेज दिमाग और कम बोलने वाले बच्चे थे। स्कूल में वह पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन किताबों से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी लोगों को पढ़ने में थी। कौन क्या सोच रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, यह उनका नेचुरल स्किल था। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना आता है, वैसे डोभाल को इंसानों की नीयत पढ़ना आता था। 1968 में डोभाल ने इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ज्वाइन की। उनकी पोस्टिंग केरल कैडर में हुई, लेकिन डोभाल किसी थाने में बैठकर एफआईआर लिखने के लिए नहीं बने थे। उनके अंदर कुछ और था, कुछ ऐसा जो सामान्य पुलिस अफसरों में नहीं होता। उनकी काबिलियत जल्द ही इंटेलिजेंस ब्यूरो की नज़र में आ गई। आईबी भारत की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, जो देश के अंदर और कभी-कभी बाहर भी गुप्त ऑपरेशन चलाती है। इसके एजेंट्स का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, और अगर वह पकड़े जाएं तो सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। इसी दुनिया में अजीत डोभाल ने कदम रखा। आईबी में आने के बाद डोभाल ने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी काबिलियत साबित की। मिजोरम में उन दिनों अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था। MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुका था। कई इंटेलिजेंस अफसर वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि जंगलों में विद्रोहियों का राज्य था, और भारत सरकार का कोई आदमी अगर पकड़ा जाता तो उसकी लाश भी नहीं मिलती थी। लेकिन डोभाल उन जंगलों में गए, अकेले, बिना किसी बड़ी सुरक्षा के। उन्होंने MNF के विद्रोहियों के बीच रहकर उनकी भाषा सीखी, उनके तौर तरीके समझे, उनके नेताओं से मिले, और धीरे धीरे ऐसे संपर्क बनाए कि आगे चलकर यही संपर्क मिजोरम में शांति स्थापित करने की नींव बने। यहीं पर डोभाल ने एक बात सीखी, जो आगे चलकर पाकिस्तान मिशन की बुनियाद बनी। वह बात थी कि दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन बनना पड़ता है, उसकी भाषा बोलनी पड़ती है, उसकी तरह सोचना पड़ता है, उसकी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, तभी उसकी कमज़ोरी पता चलती है। अब बात करते हैं उस दौर की जिसने अजीत डोभाल को पाकिस्तान की ज़मीन पर भेजने की ज़रूरत पैदा की। 1980 का दशक भारत के लिए बेहद ख़तरनाक था। पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध शुरू कर दिया था। आईएसआई ने पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हवा दे दी। हथियार, पैसा और ट्रेनिंग पाकिस्तान से आ रही थी। सीमा पार से आतंकवादी भारत में घुस रहे थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। पूरा पंजाब जल रहा था, और इसी दौर में कश्मीर में भी अलगाववाद की चिंगारी भड़कने लगी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को पता था कि इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सबूत चाहिए थे, पाकिस्तान के अंदर से, उनके अपने ठिकानों से, उनकी अपनी ज़ुबान से। और यह काम कोई सैटेलाइट नहीं कर सकती थी। इसके लिए किसी इंसान को पाकिस्तान की ज़मीन पर जाना था, किसी ऐसे इंसान को जो पाकिस्तानी बनकर रह सके, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ सके, जो उर्दू इतनी अच्छी बोले कि कोई फ़र्क ना पकड़ पाए, जो दबाव में ना टूटे, और जो अगर पकड़ा जाए तो मौत से पहले अपनी असली पहचान मिटा दे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई नामों पर विचार किया, लेकिन एक नाम बार बार सामने आता रहा,
अजीत डोभाल, क्योंकि डोभाल में वह सब कुछ था जो इस मिशन के लिए ज़रूरी था। डोभाल की उर्दू बेहद मजबूत थी। उनके चेहरे की बनावट ऐसी थी कि वह पश्तून या पंजाबी मुसलमान के रूप में आसानी से पास हो सकते थे। उन्हें इस्लाम की गहरी समझ थी। नमाज, रोज़ा, कलमा, कुरान की आयतें, सब कुछ संगीत, ये कोई रटी हुई जानकारी नहीं थी। डोभाल ने इसे इतनी गहराई से समझा था कि कोई आलिम भी उन्हें परख कर शक नहीं कर सकता था। और सबसे अहम बात, डोभाल डरते नहीं। मिजोरम के जंगलों में उन्होंने विद्रोहियों के बीच रहकर यह साबित कर दिया था कि जान की परवाह उनके डिक्शनरी में नहीं है। मिशन की तैयारी महीनों पहले शुरू हो गई। सबसे पहले डोभाल के लिए एक पूरी नई पहचान तैयार की गई। नया नाम, नया बैकग्राउंड, नई कहानी। यह सब इतना डिटेल में था कि अगर कोई उनसे उनके दादा का नाम पूछता तो वह बता सकते थे। अगर कोई उनके गांव का रास्ता पूछता तो वह बता सकते थे। अगर कोई उनके बचपन की कोई याद पूछता तो वह बता सकते थे, क्योंकि यह सब पहले से तय था, रिहर्स किया हुआ, सैकड़ों बार दोहराया हुआ। उन्होंने अपनी शारीरिक बनावट भी बदली, दाढ़ी रखी, बालों का स्टाइल बदला, कपड़ों का तरीका बदला, चलने का अंदाज बदला, यहाँ तक कि खाने का तरीका भी बदला। पाकिस्तान में लोग दाहिने हाथ से खाते हैं और एक खास तरीके से रोटी तोड़ते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अंडरकवर ऑपरेशन में यही छोटी बातें आपको जिंदा रखती हैं या मरवा देती हैं। और फिर वह दिन आया। अजीत डोभाल ने भारत की सरहद पार की और पाकिस्तान की ज़मीन पर कदम रखा। इसके बाद जो शुरू हुआ वह 7 साल तक चला। 7 साल, 2555 दिन, 61,320 घंटे। हर एक पल में पकड़े जाने का खतरा, हर एक पल में मौत का साया। डोभाल पाकिस्तान में एक मुसलमान के रूप में रह रहे थे। वो मस्जिदों में जाते थे, जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, रमज़ान में रोज़ा रखते थे, लोगों के साथ उठते बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे, और इन्हीं बातों के बीच वो जानकारियाँ निकालते थे। ऐसी जानकारियाँ जो भारत की सुरक्षा के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती थीं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। पाकिस्तान में हर मोहल्ले में ISI के इन्फॉर्मर्स थे। कोई भी नया चेहरा दिखे तो तुरंत रिपोर्ट होती थी। डोभाल को हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। एक छोटी सी गलती, एक गलत लहजा, एक गलत शब्द और खेल ख़त्म। IB का कोई भी एजेंट अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता तो भारत सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देती। कोई बचाने नहीं आता, कोई डिप्लोमेटिक चैनल काम नहीं करता। बस एक अंधेरा तहखाना होता, टॉर्चर होता और फिर एक दिन खामोश मौत। डोभाल ये सब जानते थे और फिर भी वह गए, क्योंकि उनके लिए देश की सुरक्षा अपनी जान से बड़ी थी। पाकिस्तान में डोभाल के मिशन को समझने के लिए एक बात समझनी ज़रूरी है। अंडरकवर एजेंट का सबसे बड़ा हथियार उसकी बंदूक नहीं होती, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है भरोसा। लोगों का भरोसा, जितना और डोभाल इसमें माहिर थे। उन्होंने धीरे धीरे पाकिस्तान के कई अहम लोगों से संपर्क बनाए। कुछ सैन्य अधिकारी, कुछ खुफिया एजेंसी के लोग, कुछ राजनीतिक हलकों से जुड़े लोग, और सबसे खतरनाक काम, कुछ आतंकी संगठनों के लोगों के बीच भी उन्होंने अपनी पहुंच बनाई। ISI किस तरह भारत में आतंकवाद फैला रही है, पंजाब में खालिस्तान के लिए किन रूटों से हथियार भेजे जा रहे हैं, कश्मीर में कौन से ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, सेना की तैनाती कहाँ कहाँ है, ये सब जानकारियाँ डोभाल भारत भेज रहे थे। और भारत की एजेंसियां इन जानकारियों का इस्तेमाल करके देश को सुरक्षित रख रही थी। लेकिन जानकारी भेजना भी किसी जंग से कम नहीं था। संगीत 1980 के दशक में न इंटरनेट था, न एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स थे, न सैटेलाइट फ़ोन था। कम्युनिकेशन के लिए पुराने और बेहद ख़तरनाक तरीके इस्तेमाल होते थे। कभी कोडेड लेटर्स, कभी डेड ड्रॉप्स, यानी किसी तय जगह पर मैसेज छोड़ देना और दूसरा एजेंट बाद में उसे उठा लेता। कभी किसी भरोसेमंद शख्स के हाथ मुंह जुबानी पैगाम भेजना। हर बार जब डोभाल कोई जानकारी भेजते तो पकड़े जाने का खतरा 2 गुना हो जाता, क्योंकि कम्युनिकेशन वो लम्हा होता है जब एक अंडर एजेंट सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। डोभाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए कई बार ऐसे मौके आए जब मौत कुछ ही कदम दूर खड़ी थी। एक बार उन्हें किसी ने शक की नज़र से देखा। पूछताछ शुरू हुई, सवालों की बौछार हुई। कहाँ संगीत से आए हो, किसके पास रहते हो, कलमा सुनाओ, नमाज पढ़कर दिखाओ।
डोभाल ने एक पल के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने इतने ठंडे दिमाग से जवाब दिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो गया कि उसने एक नेक मुसलमान पर शक किया। एक बार का किस्सा है कि एक मस्जिद में नमाज के बाद एक मौलवी ने उनसे कुरान की एक आयत का मतलब पूछा। ये टेस्ट था, जानबूझकर किया गया। डोभाल ने न सिर्फ उस आयत का सही मतलब बताया बल्कि उसके बाद की 2 आयतें भी सुनाकर उसका संदर्भ समझा दिया। मौलवी इतना प्रभावित हुआ कि उसने डोभाल को अपने करीबी लोगों में शामिल कर लिया। ये था डोभाल की तैयारी का स्तर। उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सीखा था, उन्होंने इस्लाम को समझा था, उसकी गहराई में गए थे और इसी गहराई ने उन्हें बचाया। एक और वाकया है जो डोभाल की हिम्मत की मिसाल है। एक बार उन्हें आईएसआई के एक जूनियर अफसर के करीब जाने का मौका मिला। यह अफसर पंजाब में चल रहे खालिस्तान ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। डोभाल ने हफ्तों तक उसका भरोसा जीता, उसके साथ चाय पी, उसकी बातें सुनी, उसकी समस्याएं समझी और फिर धीरे धीरे उसकी ज़ुबान से वो बातें निकाली जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य फाइलों में बंद थीं। किन रूटों से हथियार भारत भेजे जा रहे हैं, किन एजेंटों के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है और कौन से भारतीय नेता पाकिस्तान की पैरोल पर हैं। यह जानकारी इतनी विस्फोटक थी कि जब यह भारत पहुंची तो खुफिया एजेंसियों ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को कमज़ोर करने में इन जानकारियों ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन 7 साल तक अंडरवर रहना सिर्फ शारीरिक चुनौती नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग के अंदर थी। सोचिए, 7 साल तक आप अपने असली नाम से किसी को नहीं बुला सकते, अपनी माँ को फ़ोन नहीं कर सकते, अपने परिवार को नहीं देख सकते, अपनी भाषा में बात नहीं कर सकते। हर सुबह उठकर आपको एक झूठी ज़िंदगी जीनी है, एक झूठा नाम, एक झूठा चेहरा, एक झूठी दुनिया। और अगर एक पल के लिए भी आपने असली दुनिया की याद में आंखें नम की तो कोई देख सकता है और वह देखना आपकी मौत हो सकती है। डोभाल ने एक बार बताया कि कई रातें ऐसी आई जब वह अकेले अपने कमरे में बैठे अपनी माँ का चेहरा याद करते थे, अपने बच्चों की आवाज़ याद करते थे, लेकिन अगली सुबह वह फिर वही नकाब लगा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह कमज़ोर पड़े तो सिर्फ उनकी जान नहीं जाएगी बल्कि भारत की सुरक्षा की एक पूरी कड़ी संगीत टूट जाएगी और उनकी वजह से कई और लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। 7 साल के बाद जब डोभाल पाकिस्तान से वापस भारत लौटे तो उनके साथ जानकारियों का एक ऐसा खजाना था जिसने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की पूरी मैपिंग, आईएसआई के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की समझ, खालिस्तान और कश्मीर में चल रहे प्रॉक्सी वॉर के रूट्स और पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का ब्लूप्रिंट। ये वो जानकारियाँ थीं जो कोई सैटेलाइट, कोई टेक्नोलॉजी और कोई कंप्यूटर नहीं जुटा सकता था। ये सिर्फ एक इंसान जुटा सकता था, वो इंसान जो 7 साल तक दुश्मन की ज़मीन पर दुश्मन बनकर रहा। पाकिस्तान से लौटने के बाद भी डोभाल रुके नहीं। 1990 में कश्मीर में हालात बेहद ख़राब हो गए। आतंकवाद अपने चरम पर था। हर दिन मासूम लोग मारे जा रहे थे। कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से भगाया जा रहा था। मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से धमकियां दी जा रही थीं और इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने डोभाल को एक बार फिर सबसे खतरनाक मिशन पर भेजा। 1990 में मकबूल भट्ट की बरसी पर कश्मीर में हालात इतने बिगड़ गए कि भारत सरकार को लगा कि पूरी घाटी हाथ से निकल जाएगी। ठीक उसी दौर में एक और बड़ी चुनौती सामने आई। कश्मीर की सबसे पवित्र जगहों में से एक हजरत बल दरगाह पर उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया। अंदर मोई मुक़द्दस यानी पैगंबर मोहम्मद का पवित्र बाल रखा था जो मुसलमानों के लिए बेहद अहम था। उग्रवादी जानते थे कि भारत सरकार इस जगह पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि इससे पूरी मुस्लिम दुनिया में भूचाल आ जाएगा। यह एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। तब अजीत डोभाल को इस क्राइसिस को हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई और डोभाल ने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद छुपते छुपाते उन उग्रवादियों से बात की, लेकिन वह उनसे किसी अफसर की तरह नहीं मिले। वह उनके बीच गए, उनकी भाषा में बात की, उनके डर को समझा, उनके गुस्से को सुना और धीरे धीरे उन्हें समझाया कि अगर वह बाहर नहीं आए तो ना मोए मुक़द्दस बचेगा और ना वह खुद। डोभाल ने इतनी समझदारी से बातचीत की कि आखिरकार उग्रवादियों ने बिना किसी गोलीबारी के दरगाह खाली कर दी। मोए मुक़द्दस सुरक्षित रहा, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जान नहीं गई। यह था अजीत डोभाल का तरीका। जहाँ संगीत ताकत से काम नहीं चलता वहाँ दिमाग से, और जहाँ दिमाग से काम नहीं चलता वहाँ ताकत से। लेकिन हमेशा देश पहले पाकिस्तान को आज तक यह बात अंदर से कचोटती है कि भारत का एक अफसर 7 साल तक उनकी ज़मीन पर रहा।
उनकी सबसे गोपनीय जानकारियां चुराता रहा, उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ता रहा, उनके लोगों के बीच चाय पीता रहा और उन्हें पता तक नहीं चला। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अजीत डोभाल को भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया और तब से लेकर आज तक डोभाल ने भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, पीएफआई का खात्मा कंधार, हाईजैक का 23 साल बाद बदला। ये सब अजीत डोभाल की उसी सोच का नतीजा है जो उन्होंने पाकिस्तान की गलियों में 7 साल रहकर बनाई थी। उन्होंने दुश्मन को इतने करीब से देखा कि अब दुश्मन की हर चाल उन्हें पहले से दिख जाती है। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं, ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी पहचान मिटाकर देश की पहचान बचाई। 7 साल तक अपना नाम भूलकर करोड़ों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। हर रात सोने से पहले उन्हें नहीं पता होता था कि अगली सुबह आएगी भी या नहीं, और फिर भी वह अगली सुबह उठकर उसी नकाब के पीछे चले जाते थे, क्योंकि भारत माता की रक्षा का जो संकल्प उन्होंने लिया था वो किसी डर से बड़ा था, किसी मौत से बड़ा था और किसी ज़िंदगी से भी बड़ा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब संगीत ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय